नमस्कार। आज हम 22 जनवरी 2026 की कुछ सबसे अहम खबरों की गहराई से पड़ताल करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत की प्राकृतिक धरोहर से। उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू हुआ है। ये बिजनौर से शुरू हुआ है। तो ये सिर्फ डॉल्फिन्स की गिनती का मामला तो नहीं लगता। इसका असल महत्व क्या है? आपने सही पकड़ा यश, ये सिर्फ गिनती से कहीं ज्यादा है। देखिए, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो नमामि गंगे मिशन का एक बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा। और गंगा डॉल्फिन एक इंडिकेटर स्पीशीज है। मतलब इनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी ये बताती है कि नदी का स्वास्थ्य कैसा है। मतलब अगर डॉल्फिन है तो नदी स्वस्थ है। बिल्कुल, अगर वो फल फूल रही हैं तो इसका मतलब है कि गंगा का पूरा इकोसिस्टम धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है। ये सर्वेक्षण हमें यही बताएगा। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो वहाँ दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी हैं। तो ये सर्वेक्षण मतलब राज्य की पूरी पारिस्थितिक तस्वीर को और भी साफ करता है। एकदम सही। और देखिए, संरक्षण की ये भावना सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। हाल ही में 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस भी मनाया गया। हाँ, पेंगुइन दिवस। ये हमें याद दिलाता है कि अंटार्कटिका जैसे दूर दराज के जीव भी जलवायु परिवर्तन के खतरे से जूझ रहे हैं। बढ़ता तापमान, पिघलती बर्फ, ये सब उनके अस्तित्व के लिए सीधा खतरा है। सही कहा। तो ये दिन एक उत्सव से ज्यादा एक चेतावनी है ना? बिल्कुल, एक चेतावनी। अच्छा, जिस तरह हम प्राकृतिक विरासत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह सांस्कृतिक विरासत भी बहुत जरूरी है। असम से एक खबर आई है जहां प्रधानमंत्री ने बोडो समुदाय के एक खास सांस्कृतिक कार्यक्रम बागुरुम्बा दहो 2026 में हिस्सा लिया। इसका मुख्य आकर्षण बागुरुम्बा लोक नृत्य है, जिसे बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं। हाँ, और इसका बहुत गहरा सांस्कृतिक महत्व है। ये सिर्फ एक नृत्य उत्सव नहीं है। अच्छा। ये शांति और स्थिरता का प्रतीक है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बोडो समुदाय का एक लंबा और मुश्किल इतिहास रहा है। हाँ, बोडोलैंड की मांग को लेकर संघर्ष चला था। जी, लेकिन 2020 में एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो जब आज वहां के लोग अपनी संस्कृति का जश्न मनाते हैं, तो ये उस शांति और सामान्य होती जिंदगी का भी जश्न होता है। वाह, मतलब ये दिखाता है कि कैसे संस्कृति ही लोगों को जोड़ने का काम कर सकती है। बिल्कुल। और कला की बात करें तो 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में महान संगीतकार इलैया राजा जी को पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें संगीत का ऋषि भी कहा जाता है। और वे इसके पूरे हकदार भी हैं। यह पुरस्कार फिल्म जगत में उनके आजीवन योगदान के लिए है। जरा सोचिए, उन्होंने तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, मतलब कई भाषाओं में हजारों गानों को संगीत दिया है। उनका संगीत तो पीढ़ियों की भावनाओं का हिस्सा रहा है। हाँ, और ये सम्मान उन्हें छत्रपति संभाजी नगर में दिया जा रहा है, जो खुद अजंता एलोरा जैसी विश्व धरोहर का घर है। तो ये कला के ऐतिहासिक केंद्र में सम्मान है। बहुत खूब। अच्छा, अब भारत की इन सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों से आगे बढ़कर देखते हैं कि वैश्विक मंच पर भारत की क्या स्थिति है। हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स जारी हुआ, जिसमें 154 देशों में भारत को 16वां स्थान मिला। जी, ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन इस इंडेक्स का पैमाना क्या है? मतलब ये किन आधारों पर देशों को आंकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस इंडेक्स को दिल्ली के वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फोरम ने तैयार किया है, और ये सिर्फ आर्थिक या सैन्य शक्ति नहीं देखता। इसके 3 मुख्य पैमाने हैं। पहला, आंतरिक जिम्मेदारी, मतलब सुशासन, नागरिकों का कल्याण। ठीक है। दूसरा है पर्यावरण प्रबंधन, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय आचरण, मतलब दूसरे देशों के साथ आपका व्यवहार कैसा है। तो इसमें सिंगापुर, स्विट्जरलैंड जैसे देश टॉप पर हैं? हाँ, तो 16वीं रैंक मिलना ये दिखाता है कि भारत को एक संतुलित और जिम्मेदार शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। ये रैंकिंग तो अच्छी है, लेकिन वैश्विक जिम्मेदारी के लिए जमीनी स्तर पर सहयोग भी जरूरी है। इसी से जुड़ी एक खबर भारत और जापान के बीच हुए एक साझा अभ्यास की है, जो मुंबई पोर्ट पर हुआ। खतरनाक रासायनिक पदार्थों से निपटने के लिए ड्रिल थी ये। हाँ, और ये एक बेहद जरूरी अभ्यास था। सोचिए, अगर समुद्र में कोई जहाज जिसमें खतरनाक केमिकल या तेल भरा हो, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? तबाही पूरे समुद्री इकोसिस्टम के लिए। बिल्कुल। ये मॉक ड्रिल इसी तरह की आपदा से निपटने की हमारी तैयारी को परखने के लिए थी। इसमें भारतीय तटरक्षक बल का जहाज समुद्र प्रहरी भी शामिल था।
तो ये जापान के साथ सहयोग हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा? निश्चित रूप से। अच्छा, जापान के साथ तो ये अभ्यास था ही, हमारे पड़ोसियों के साथ भी समुद्री सुरक्षा पर काम चल रहा है। मालदीव की राजधानी माले में 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास शुरू हुआ है। जी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, दोस्ती। ये भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक बलों के बीच एक नियमित अभ्यास है। इसका मकसद आपसी समन्वय को बढ़ाना है, जैसे समुद्री डकैती या तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए। हाँ, समुद्री डकैती, तस्करी और प्रदूषण जैसी आम चुनौतियों से मिलकर निपटना। ये अभ्यास उनके मजबूत होते रिश्तों और साझा जिम्मेदारियों का प्रतीक है। और भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का एक और उदाहरण नई दिल्ली में दिख रहा है। दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन। हाँ, और ये भारत मंडपम में हो रहा है, जहाँ G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। अच्छा, उसी जगह है। जी, ये सम्मेलन बौद्ध धर्म की शिक्षाओं मतलब शांति, करुणा और सह अस्तित्व को आज की दुनिया के संदर्भ में देखने का एक मंच है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और संस्कृति मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं। वैश्विक मंच से अब देश के अंदर की कुछ अहम गतिविधियों पर नजर डालते हैं। लखनऊ में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हो रहा है। पीठासीन अधिकारी, इस सम्मेलन का असली मकसद क्या है? देखिए, पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर या सभापति वो व्यक्ति होता है जो विधानसभा या विधान परिषद की कार्यवाही का संचालन करता है। जी। इस सम्मेलन में देश भर के स्पीकर और सभापति एक साथ आते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। वो सदन में हंगामे, बहस का गिरता स्तर और टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो, इन सब पर बात करते हैं। मतलब ये हमारे लोकतंत्र की मशीनरी को बेहतर बनाने की एक वर्कशॉप है। बिल्कुल, और ये परंपरा 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। पहला सम्मेलन 1921 में शिमला में हुआ था। वाह। अच्छा, सदन में नियम कानून बनते हैं, पर उनका असली असर तो जमीन पर दिखता है। जैसे पश्चिम बंगाल को डिजिटल स्वास्थ्य सुधारों के लिए विश्व बैंक से $286 मिलियन का अनुदान मिला है। ये एक बड़ा कदम है। इस पैसे का इस्तेमाल राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने में होगा। मतलब मरीजों के रिकॉर्ड को डिजिटल करना, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, टेलीमेडिसिन। इससे स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा सुलभ होंगी। हाँ, और ज्यादा प्रभावी भी। और वैसे बंगाल हाल ही में अपने कई उत्पादों के लिए GI टैग की वजह से भी चर्चा में रहा है, जैसे नोलन गुड़ संदेश, सुंदरबन शहद। हाँ, और काला नूनिया चावल भी। जी। अच्छा, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य में आगे बढ़ रहा है, तो महाराष्ट्र कृषि की एक बड़ी चुनौती से निपट रहा है। वहाँ बेमला नदी सिंचाई परियोजना शुरू की जा रही है। ये परियोजना महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, खासकर यवतमाल जिले के लिए एक जीवन रेखा जैसी है। वो इलाका तो अक्सर सूखी हुई मर्जी होता है। बिल्कुल। और ये परियोजना, जिसकी लागत लगभग 4775 करोड़ रुपए है, 52,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन तक सिंचाई का पानी पहुंचाएगी। ये एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकती है। सिंचाई जैसी पुरानी समस्याओं के लिए नए समाधान तो आ रहे हैं, और आपदाओं से निपटने के लिए भी नई तकनीक कमाल कर रही है। C.DOT को स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ये किस तकनीक के लिए है? उन्हें ये सम्मान सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन नाम की एक लाजवाब तकनीक के लिए मिला है। सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन, ये क्या है? देखिए, ये सामान्य SMS जैसा नहीं है। ये एक ऐसी तकनीक है जो किसी आपदा जैसे बाढ़ या भूकंप के समय प्रभावित इलाके के हर मोबाइल फोन पर एक साथ अलर्ट भेजती है। भले ही नेटवर्क जैम क्यों ना हो। हाँ, भले ही नेटवर्क जैम हो, ये एक अलग चैनल का इस्तेमाल करती है। और सबसे बड़ी बात, ये अलर्ट लगभग 21 भारतीय भाषाओं में भेजे जा सकते हैं। ये सचमुच जीवन बचाने वाली तकनीक है। कमाल है। और आखिर में एक बड़ी व्यावसायिक खबर, मारुति सुजुकी गुजरात में 30,500 करोड़ रुपए का एक विशाल निवेश कर रही है। हाँ, एक बहुत बड़ा निवेश। इस प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 10 लाख गाड़ियों की होगी। 10 लाख? जी। यह न सिर्फ मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा, बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। गुजरात वैसे भी एक औद्योगिक केंद्र है। सही कहा। कपास उत्पादन में नंबर 1 और गिर के एशियाई शेर भी वही है। बिल्कुल। यह निवेश राज्य की औद्योगिक ताकत को और भी मजबूत करेगा। इन सब खबरों के बीच हमारे एक पड़ोसी देश से एक चौंकाने वाला आंकड़ा आया है। 2025 में चीन की जनसंख्या में 30 लाख की कमी आई है। ये लगातार चौथा साल है जब ऐसा हुआ है। जी, और यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके बहुत गहरे और दूरगामी मायने हैं। किस तरह के मायने? ये एक बहुत बड़ा जनसांख्यिकीय बदलाव है जो चीन के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है।
दशकों तक जो एक बच्चा नीति थी, उसका नतीजा अब सामने आ रहा है। आबादी बूढ़ी हो रही है, तेजी से बूढ़ी हो रही है और काम करने वाले युवाओं की संख्या घट रही है। इसका सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जो चीन दुनिया की फैक्ट्री कहलाता था, उसे अब मजदूरों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। और सामाजिक स्तर पर भी तो असर पड़ेगा, है ना? बहुत ज्यादा। ये 4-to-1 समस्या को जन्म दे रहा है। मतलब एक अकेले बच्चे पर अपने 2 माता-पिता और 4 दादा-दादी की देखभाल का बोझ। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौती है। तो आज हमने गंगा की डॉल्फिन से लेके चीन की घटती आबादी तक और असम के लोक नृत्य से लेके जापान के साथ समुद्री अभ्यास तक, मतलब कई अलग-अलग विषयों पर एक नजर डाली। तो दोस्तों, ये थे 22 जनवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, स्कॉच अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? Who was awarded the SKOCH Award 2025? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।